गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में बीएससी भाग द्वितीय की छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, प्राणी विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में पिछले लेक्चर में आपने कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे कि कार्डियक साइकिल का नियंत्रण किस प्रकार से होता है। सबसे प्रमुख इसमें है तंत्रिकीय नियंत्रण, अर्थात तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रण। मैंने आपको बताया था कि हृदय अपने स्पंदन स्वयं उत्पन्न करने में सक्षम है। जो साइनोएट्रियल नोड है, एसए नोड, एवी नोड और बंडल ऑफ हिस, इन सभी में स्पंदन उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन इस स्पंदन की गति को कम या अधिक किया जाना विभिन्न कारकों के हाथ में होता है और इनमें से प्रमुख फैक्टर है तंत्रिकीय फैक्टर या न्यूरल फैक्टर। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हृदय गति का तंत्रिकीय नियंत्रण, नर्वस रेगुलेशन किस प्रकार से होता है। ये यहाँ ध्यान रखना है कि नर्वस क्रियाएं हृदय गति को प्रारंभ करने के लिए नहीं हैं। हृदय गति का प्रारंभ होना, मांसपेशियों का संकुचित होना, ये उनकी स्वयं की अंतर्निहित क्षमता है। उनमें स्वयं में ये क्षमता है, किंतु उसको तेज़ या कम करना, उसकी गति को प्रभावित करना, ये तंत्रिकीय कारकों के हाथ में है। तो इसको ज़रा देखते हैं। ये सामने एक चित्र रखा हुआ है, इस चित्र को आप ध्यान से देखें, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। चित्र में सबसे ऊपर बाईं तरफ देखेंगे तो मेडुला बना हुआ है। मेडुला में दो केंद्र बने हुए दिखाई देंगे। ऊपर की तरफ बना हुआ है कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर और उसके नीचे की तरफ बना हुआ है कार्डियो एक्सिलरेशन सेंटर। मेडुला जो है ये मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा होता है, ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है और जीवन को चलाए रखने की सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं जो श्वसन और हार्ट या ब्लड सर्कुलेशन है, ये यहीं से नियंत्रित होती हैं। तो यहाँ पर मेडुला में हृदय से संबंधित दो केंद्र हैं। एक तो कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर जो ऊपर की तरफ स्थित है और ठीक उसके नीचे है कार्डियो एक्सिलरेशन सेंटर। तो इनहिबिटरी सेंटर हृदय गति को कम करता है और एक्सिलरेशन सेंटर हृदय गति को तेज़ करता है। और उसी मेडुला से नीचे की तरफ आप देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है और वो नीचे रीढ़ की हड्डी से होता हुआ पीछे तक जाता है। अब दूसरी तरफ का डायग्राम देखें। नीचे दाहिनी तरफ हृदय का चित्र बनाया हुआ है। हृदय में दाहिने और बाएं आर्किल बनाए गए हैं, दाहिने और बाएं वेंट्रिकल बनाए गए हैं। इनको RALA और RBLV लिखा हुआ है। इसी हृदय से आप देखेंगे तो मुख्य एओर्टा, जो सिस्टमिक एओर्टा कहलाती है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है और उसी को आप ध्यान से देखेंगे तो उसी सिस्टमिक एओर्टा में से ऊपर की तरफ जा रहा है कैरोटिड आर्टरी या कैरोटिड एओर्टा, जो कि सिर के भाग में, हेड रीजन में रक्त का आपूर्ति कराता है। तो ये, और इसी हृदय में जब आप दाहिने आर्किल में देखेंगे तो उसी के बगल में वेना केवा या प्रमुख धमनी बनी हुई है, जो ऊपर की तरफ सुपीरियर और इंफीरियर दो प्रकार की वेना केवा इसमें दिखाई दे रही हैं। तो ये रचनाएं आपने देखी, एक तो मेडुला और मेडुला में उपस्थित दो केंद्र कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर और कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर, और मेडुला से नीचे आता हुआ स्पाइनल कॉर्ड एक स्ट्रक्चर आपने देखा। दूसरा स्ट्रक्चर आपने देखा हार्ट से निकलता हुआ सिस्टमिक एओर्टा, सिस्टमिक एओर्टा से निकलता हुआ कैरोटिड एओर्टा, और ये तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकले हुए थे। राइट आर्किल से जुड़ा हुआ आप देखेंगे वेना केवा। तो ये तो स्ट्रक्चर्स आपने देखे। अब नर्व्स की बात आप देखें, ध्यान से देखेंगे। मैंने इनको नंबर दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से नंबर दिए हुए हैं। तो सबसे ऊपर देखेंगे नंबर 1 नर्व जो है ये कैरोटिड साइनस उसी कैरोटिड एओर्टा पर आगे देखेंगे एक छोटा सा उभरी हुई स्वालन स्ट्रक्चर, फूली हुई रचना होती है, ये कैरोटिड साइनस होता है। इसी कैरोटिड साइनस से निकल करके और कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर तक जा रही है
पहली तंत्रिका, जिसको कैरोटिड साइनस नर्व कहते हैं। ये कैरोटिड साइनस नर्व कैरोटिड साइनस से और मेडुला के कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर तक जा रही है। इसमें तीर के निशान से मैंने इम्पल्स की दिशा बताई है, अर्थात ये कैरोटिड साइनस से आवेगों को लेकर के और मेडुला को पहुंचाती है। नंबर 2 पर आप नर्व देखेंगे कार्डियो एओर्टिक नर्व। आप देखेंगे कि जहाँ पर ये सिस्टमिक एओर्टा है, सिस्टमिक एओर्टा से निकल करके ये नर्व जा रही है और उसी कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर तक पहुँच रही है। इसमें भी दिशा आप ध्यान से देखेंगे तो ये एओर्टा से इसकी दिशा मेडुला की तरफ है, तीर के निशान से ये दिशा दिखाई गई है। तो ये दूसरी नर्व है जो सिस्टमिक एओर्टा से निकल करके और कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर अर्थात मेडुला में उपस्थित इस केंद्र तक जाती है और इनका दिशा यही है। ऐसी दिशा वाली तंत्रिकाओं को आफरेंट नर्व्स कहते हैं, जो अंग से मस्तिष्क की तरफ जा रही हैं, जिनकी दिशा वो आफरेंट नर्व्स कहलाती हैं। अब आप तीसरी नर्व इसी में देखें, ये भी कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर से निकल करके आ रही है और ये दाहिने आरिकिल में जा कर के पहुँच रही है, जहाँ साइनो आरिकुलर नोड और एट्रिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, ऐसे नोड और एवी नोड हैं, वहाँ पर ये तंत्रिका पहुँच रही है। ये है वेगस, आफरेंट वेगस इसको कहते हैं, आफरेंट वेगस तंत्रिका। दिशा आप देखेंगे तो इसकी दिशा भी हृदय से लेकर के मस्तिष्क की तरफ या मेडुला की तरफ ही है। तो ये 3 तंत्रिकाएं आपने देखी, ये अफरेंट प्रकार की नर्व्स हैं, अर्थात ये संवेदना को अंग से मेडुला की तरफ ले जा रही हैं। पहली आपने देखी साइनस, कैरोटिड साइनस से निकली हुई कैरोटिड साइनस नर्व, दूसरी आपने देखी एओर्टिक नर्व और तीसरी आपने देखी है अफरेंट वेगस। इनमें से जो पहली तंत्रिका आपके सामने है ये वास्तव में ग्लॉसोफेरेंजियल से मिल करके आगे बढ़ती है। ग्लॉसोफेरेंजियल वो तंत्रिका है जो हमारे जबड़े के पास आती है और उसी से मिलती हुई उसी के साथ जुड़ करके ये कैरोटिड साइनस नर्व भी मेडुला तक पहुंचती है। नीचे की जो 3 हैं, 2, 3 और 4 नंबर की तंत्रिकाएं, जो कि कार्डियक एओर्टिक नर्व, आफरेंट वेगस और इफरेंट वेगस, ये तीनों वेगस तंत्रिका के हिस्से हैं। वेगस में ही जुड़ करके ये तीनों मेडुला तक पहुंचते हैं। अब इसमें से जो नंबर 4 की तंत्रिका है, इफरेंट वेगस जिसको कहते हैं, ये देखिए ये दाहिने आर्किल में आई हुई है और इसका भी उत्पत्ति कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर ही है, लेकिन इसमें आप दिशा देखेंगे तो इसकी दिशा पहले 3 से उल्टी है, अर्थात ये संवेग को मेडुला से हृदय की तरफ ले जाती है, जबकि पहले की नंबर 1, 2 और 3 ये विभिन्न अंगों से अर्थात कैरोटिड साइनस से, एओर्टा से और दाहिने आर्किल से ये मेडुला की तरफ ले जाती थी, जबकि जो चौथी है इसको इफरेंट नर्व कहते हैं, ये मेडुला से सूचना को हृदय में ले आती है। तो ये 4 तंत्रिकाएं आपने देखी। अब स्पाइनल कॉर्ड की तरफ दृष्टि डालेंगे। यहाँ से 3 तंत्रिकाएं हृदय में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, 5, 6 और 7 इनको नंबर दिया हुआ है। इन सबको सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व कहते हैं, सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व। सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व्स 3 हैं, इनमें नंबर 5 जो है ये पेन रिसेप्टर है, अर्थात हृदय में अगर पेन होगा तो ये इसके एहसास को मेडुला तक ले जाएंगे, मेडुला से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएंगे और स्पाइनल कॉर्ड से मेडुला तक जाएगा। इसी तरह से नंबर 6 और 7 ये आप देखेंगे तो ये स्पाइनल कॉर्ड से हृदय की तरफ संवेग ले जा रहे हैं। तो इसमें नंबर 5 जो है वो संवेदना को हृदय से स्पाइनल कॉर्ड में ले जाएगा और नंबर 6 और 7 जो स्पाइनल कॉर्ड से हृदय की तरफ ले जाएगा। इनके नाम जो दिए हुए हैं, 5वें को एंटीरियर कहते हैं, 6ठे को मिडिल कहते हैं और 7वें को पोस्टीरियर कहते हैं।
तो ये सिंपैथेटिक नर्व्स हैं, ये सिंपैथेटिक नर्व्स हैं। जबकि ऊपर जो 4 तंत्रिकाएं बताई गई थी 1 से 4 तक, उनको पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कहते हैं। यहाँ ये भी समझ लें कि जो पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिकाएं होती हैं उनमें एसिटाइल कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर काम में लिया जाता है, इसलिए उनको कोलिनर्जिक तंत्रिकाएं कहते हैं। तो नंबर 1, 2, 3 और 4 ये कोलिनर्जिक हैं। इनमें साइनैप्स के ट्रांसमिशन में एसिटाइल कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर काम में लिया जाता है। और नंबर 5, 6 और 7 ये एड्रीनर्जिक नर्व कहलाती हैं। इनको सिंपैथेटिक नर्व भी कहते हैं। सिंपैथेटिक नर्व अर्थात यहाँ पर एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर काम में लिया जाएगा साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के लिए। साइनेप्स से संवेदना को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ एड्रीनलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर काम में लिया जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर की बात हुई। अब इनकी फंक्शनिंग की बात देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर जो कैरोटिड साइनस बनाया गया है, कैरोटिड साइनस में तथा सिस्टमिक एओर्टा में बैरोरिसेप्टर नाम के कोशिकाएं होती हैं। बैरोरिसेप्टर उन कोशिकाओं को कहते हैं जो दबाव या प्रेशर का आकलन कर सकती हैं। तो कैरोटिड साइनस में और सिस्टमिक एओर्टा में इस प्रकार की बैरोरिसेप्टर कोशिकाएं हैं। जब भी यहाँ रक्त का दबाव बढ़ता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, अर्थात वहाँ रक्त की मात्रा अधिक हो जाती है, तो वो कोशिकाएं रक्त के दबाव का अनुमान करके और उस सूचना को न्यूरो इन्हिबिटरी सेंटर तक पहुँचाते हैं। कार्डियो इन्हिबिटरी सेंटर जब ये सूचना प्राप्त करता है तो कार्डियो इन्हिबिटरी सेंटर वहाँ से इफरेंट वेगस, आप देख रहे हैं नंबर 4 तंत्रिका यहाँ पर जो बनी हुई है, इफरेंट वेगस के द्वारा ऐसे नोड और एवी नोड को संकेत पहुँचाता है कि हार्ट बीट कम कर दी जाए, स्लो कर दी जाए, और हार्ट बीट स्लो कर दी जाती है। तो इस प्रकार से पहली कैरोटिड साइनस नर्व और दूसरी कार्डियो एओर्टिक नर्व, ये दोनों एओर्टा और कैरोटिड साइनस से प्रेशर का अनुमान पहुंचाती हैं और ये प्रेशर की सूचना कार्डियो इन्हिबिटरी सेंटर पर पहुंचती है, जहां से इफरेंट वेगस के द्वारा हार्ट बीट को कम करने की कार्रवाई की जाती है। अब एक और देखेंगे नंबर 3 नर्व। नंबर 3 नर्व ये ऐसे नोड और एवी नोड से जुड़ी हुई है। अगर इसको लगता है कि एसए नोड और एवी नोड जो कि दाहिने आरिकिल में स्थित हैं, साइनो आरिकुलर और एरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड्स, अगर वो तेज़ गति से पंप कर रहे हैं, तेज़ी से चल रहे हैं, तो वो इस सूचना को, आप दिशा देखें, इस सूचना को कार्डियो इन्हिबिटरी सेंटर तक तुरंत पहुंचाती है। और कार्डियो इन्हिबिटरी सेंटर से उसी प्रक्रिया के तहत, जैसा मैंने पहले बताया, इफरेंट वेगस अर्थात 4th के द्वारा ऐसे नोड और एवी नोड को स्लो चलने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वो अपनी गति को कम कर सकें। तो ये तो हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए, कम करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, इनको मैंने आपको बताया। ये जो नंबर 4 के द्वारा बार बार संवेदना पहुंचाई जाती है, नंबर 4 अर्थात इफरेंट वेगस नर्व के द्वारा जो बार बार संवेदना पहुंचाई जाती है ऐसे नोड और एवी नोड को, इसको वेगल टोन कहते हैं। अगर ये तंत्रिका काट दी जाए इफरेंट वेगस, तो हृदय गति बहुत तेज़ बढ़ जाती है। जो सामान्य 70 से 80 होती है, ये 140 से 150 बीट पर मिनट हो सकती है अगर इफरेंट वेगस को काट दिया जाए। तो ये हुआ नर्व 1, 2, 3 और 4 की फंक्शनिंग, जो कि बैरो रिसेप्टर के सिद्धांत पर काम करते हैं, प्रेशर के सिद्धांत पर काम करते हैं। अगर प्रेशर अधिक है तो हृदय गति कम कर दी जाएगी। और प्रेशर का मापन कहाँ किया जाता है? कैरोटिड साइनस में और सिस्टमिक एओर्टा में।
अब देखते हैं, ये सभी पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिकाएं थी। जैसा मैंने कहा, इनमें एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर काम में आता है। ये जो सिंपैथेटिक तंत्रिकाएं हैं 5, 6 और 7, ये वास्तव में मेडुला के कार्डियो एक्सीलरेशन सेंटर से उत्पन्न होती हैं और कार्डियो एक्सीलरेशन सेंटर से निकल करके ये स्पाइनल कॉर्ड में होती हुई नीचे जाती हैं और वहाँ से ये हृदय की तरफ निकल रही हैं, जैसा आप देख रहे हैं। ये निरंतर हृदय गति को तेज़ करने का प्रयास करती रहती हैं। इनका काम है हृदय गति को तेज़ करना, और ये अधिक तेज़ न कर सकें हृदय गति को, इसलिए जो कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर है, रोकने वाला केंद्र है, वो निरंतर कार्डियो एक्सीलरेशन सेंटर को संवेदनाएं भेजता रहता है। मंद चलने के लिए, कम गति से चलने के लिए निरंतर संवेदनाएं भेजता रहता है। तो इस प्रकार से हृदय गति को तेज़ करने के लिए ये तीन तंत्रिकाएं हैं 5, 6 और 7, और हृदय गति को मंद करने के लिए तंत्रिका है नंबर 4। तो ये हुआ न्यूरल कंट्रोल हृदय का, जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिकाओं के द्वारा किया जाता है। जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिकाओं के द्वारा किया जाता है, ये न्यूरल कंट्रोल हुआ, तंत्रिकीय नियंत्रण हुआ। अब इसी के साथ और फैक्टर्स भी ध्यान दे लेते हैं। यदि किसी कारण से आगे के दूसरे फैक्टर्स देखते हैं। जब इंस्पायरेशन होगा तो हार्ट बीट पर उसका भी प्रभाव पड़ेगा। जब इंस्पायरेशन अर्थात श्वसन क्रिया के समय में सांस भीतर ली जाएगी तो एल्वियोलाई में स्ट्रेस रिसेप्टर्स, वो भी बैरो रिसेप्टर्स ही हैं, वो प्रेरित हो जाएंगे और वो बैरो रिसेप्टर वेगल टोन को अर्थात वेगस को प्रभावित करेंगे। परिणाम स्वरूप हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो इंस्पायरेशन के समय हार्ट रेट बढ़ जाएगा। बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म आपको बता ही दी है। अब एक और देखते हैं, मैरीज लॉ ऑफ हार्ट के संबंध में मैरी का नियम। ये नियम ये कहता है कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट रेट कम होगा। ये सामान्य व्यवस्था में नियम है। बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर से हार्ट रेट कम होगा, जैसा कि बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म में आपने अभी पढ़ा था। लेकिन अगर एक्सरसाइज की जा रही है या तनाव है या और कोई कारण है तो ये हो सकता है कि हृदय की गति भी बढ़े और ब्लड प्रेशर भी बढ़े। ये मैरीज लॉ के अपवाद हैं। तो ये मैरीज लॉ ऑफ हार्ट है। इसी तरह से हार्ट के लिए एक और नियम है, स्टर्लिंग्स लॉ ऑफ हार्ट। स्टर्लिंग ने 1914 में ये बताया था कि वास्तव में हृदय का स्पंदन मात्र इलेक्ट्रिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस भी है। अगर हृदय के पंपिंग के बाद वेंट्रिकल में रक्त बचा रह गया तो अगली पंपिंग तेज होगी। ये स्टार्लिंग का नियम है। अगर पहली पंप के बाद हृदय में वेंट्रिकल में रक्त बचा रह गया, इसका मतलब इसकी मांसपेशियां पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाई हैं, और अगर मांसपेशियां पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाई हैं तो अगली पंपिंग अधिक तेज होगी, जिसको कंपेंसेशन कहते हैं, अर्थात क्षतिपूर्ति। पिछली पंपिंग में जो रक्त बचा रह गया था, इस पंप में उस रक्त को भी निकालना है। इसको एंड डायस्टोलिक प्रेशर के द्वारा बताते हैं। एंड डायस्टोलिक प्रेशर का अर्थ है कि पंप के बाद कितना रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल में या राइट वेंट्रिकल में बचा हुआ है। अगर वेंट्रिकल में रक्त अधिक बचा हुआ है तो अगली बार उस रक्त को बाहर निकालने के लिए तेज़ी से पंप किया जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा। तो ये स्टार्लिंग का नियम है, जो कि बचे हुए रक्त को बाहर निकालने के लिए अगली पंपिंग को अधिक फोर्सफुली करता है। और कुछ हार्मोन्स का इफेक्ट भी पड़ता है।
हार्ट बीट पर। एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन नाम के हार्मोन ये हार्ट बीट को तेज़ करते हैं। जैसा मैंने बताया था, तंत्रिकाएं एड्रीनर्जिक हैं। अभी ऊपर मैंने नंबर 5, 6 और 7 तंत्रिकाएं बताई थी जो एड्रीनर्जिक हैं, जहां एड्रीनलिन न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अगर हार्मोन एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन, ये दोनों हार्मोन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होते हैं, अगर ये दोनों हार्मोन अधिक मात्रा में उपस्थित हैं तो हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, हृदय की गति बढ़ जाएगी। विभिन्न प्रकार की मानसिक परिस्थितियाँ, जैसे फियर हो सकता है या और इमोशन हो सकते हैं, वो इमोशंस भी हाइपोथैलेमस को प्रभावित करते हैं और हाइपोथैलेमस से कार्डियो एक्सीलरेशन सेंटर या कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर को प्रभावित किया जा सकता है और इसके द्वारा भी हृदय गति तेज़ या कम हो सकती है। तो ये तंत्रिकीय प्रभाव हुए, हार्मोनल प्रभाव हुए, दोनों प्रकार के प्रभाव काम में आते हैं। और जैसा स्टार्लिंग लॉ में देखा, मैकेनिकल इफेक्ट भी काम में आता है। ये विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जो हृदय गति को तेज़ या कम करती हैं। तो मैं आशा करता हूँ विद्यार्थियों, अब आप इसको समझ गए होंगे। इस डायग्राम को अच्छी तरह से देख लेंगे, फिर से समझ लेंगे। तंत्रिका संख्या 1, 2, 3 और 4 ये पैरासिम्पैथेटिक हैं, कोलिनर्जिक हैं, ये वास्तव में हृदय गति को कम करने के लिए काम करेंगी। और तंत्रिका संख्या 5, 6 और 7 ये एड्रीनर्जिक हैं, ये हृदय गति को बढ़ाने का काम करेंगी। मेडुला के 2 रिसेप्टर आपने पहले देख लिए थे, इनहिबिटरी सेंटर और एक्सीलरेशन सेंटर, और जो प्रेशर नापने के 2 केंद्र हैं, एओर्टा में और कैरोटिड साइनस में। थैंक यू बच्चों।